बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इस वक्त हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये भी नहीं है कि आम आदमी पिस गया है। हुकूमत का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में कोई ऑपरेशन करना भी नहीं है, वो भी ऐसा लगता है अंगेज किया जा रहा है। हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि किसी भी तरह करके जो सीटें उनको मिल गई हैं उनको बचाया जाए और मखसूस नशस्तें जिन पर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है उनको भी अपने काबू में रखा जाए। ये दो मसाइल हैं और इन दोनों मसाइल का हल ऐसा लगता है काजी फ़ाइद ईसा साहब के पास चला गया है। लेकिन मैं पहले सबसे आपको एक खबर पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली पाकिस्तान में नवाज शरीफ सिस्टम का किस तरह से लाडला है। नवाज शरीफ ने इलेक्शन जब लाहौर का जीता, अव्वल तो वो दोनों इलेक्शन हार गए थे फॉर्म 45 के मुताबिक, और लाहौर में जो उनकी हार है, यास्मीन राशिद ने जेल में रहते हुए एक खातून ने नवाज शरीफ को इबरतनाक शिकस्त दी। 60,000 से ज़ायद वोटों से नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लाहौर वाला हारे हैं। एक भी जलसा नहीं कर पा रहे थे। मोनी रोड पे गए तो वहाँ पे बच्चों के अलावा था ही कोई नहीं। चंद बच्चे पीछे पीछे नारे लगाते हुए भाग रहे थे, वो भी छेड़ रहे थे। तो ये अजीबोगरीब सूरत हाल है। और जो बंदे वो लेकर निकले थे रायवंड से, वही उनके साथ वापस रायवंड तक गए हैं, अपना ही काफिला। तो लोगों ने मुंह भी नहीं लगाया मियाँ नवाज शरीफ साहब को उनके अपने हल्के के अंदर। ऐसी डीलें मारी मियाँ साहब ने। लीडर बन सकते थे या डीलर बनते, डीलर बन गए। अब मामला यह है कि वो चैलेंज कर दिया था यास्मीन राशिद साहिबा ने नवाज शरीफ की जीत को। अब बजाय इसके कि ये मामला तेजी से आगे बढ़ता, इतने महीने गुजरने के बावजूद मामला पहुंचा कहां तक है? मामला यहां तक पहुंचा है कि ट्रिब्यूनल ने पूछा कि क्या इस दरखास्त में नोटिस हो चुके हैं, तो वकील ने कहा जी नोटिस नहीं हुए। और नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कामयाबी के खिलाफ जो दरखास्त दायर की गई है उसके काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब किए गए हैं और कार्रवाई को कब तक के लिए मुलतवी किया गया है? सितंबर के पहले हफ्ते तक, यानी ये जुलाई का महीना है। 1 महीने की डेट पड़ी है नवाज शरीफ के केस के अंदर। तो सिस्टम का लाडला नवाज शरीफ को क्यों ना कहा जाए? कई महीने हो गए नवाज शरीफ साहब जाली इलेक्शन जीते हुए हैं और मेंबर कौमी असम्बली बने हुए हैं। कौमी असम्बली में वो जाना भी नहीं चाहते। यास्मीन राशिद इलेक्शन जीती हुई है, इसके बावजूद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अभी तक ये मामला यहां तक ही आगे बढ़ाया। पहले तो ट्रिब्यूनल ही नहीं बनने दे रहे थे, इलेक्शन कमीशन रोक कर बैठा हुआ था अपने लाडले के लिए। और उसके बाद जब ये ट्रिब्यूनल बना है तो फिर अब 1 महीने की मजीद डेट मिल जाती है नवाज शरीफ साहब को, और इस पर भी इक्तफा नहीं हुआ। बल्कि मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या हुआ है। काजी फ़ाइद ईसा साहब ने जो बेंच बनाया, क्योंकि यहां पे लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और ट्रिब्यूनल तैनात कर दिए थे। 8 जजेस गालिबन लग गए थे, 8 या 9 जजेस। तो इसमें जो है वो फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया। पहले तो इंट्रा कोर्ट अपील में जाना चाहता था, लेकिन उन्हें पता चल गया कि वो भी फैसला खिलाफ आएगा। तो फिर उन्हें काजी फ़ाइद ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना पड़ा। वहां पे काजी फ़ाइद ईसा साहब एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मुताल्लिक केस में बेंच के सरबराह बन गए और उन्होंने एक ऐसा बेंच बनाया जिसके ऊपर वहां मौजूद रिपोर्टर्स, वुकला, वो सब कह रहे थे कि भाई ये तो इलेक्शन कमीशन का साथ देगा ये बेंच। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये बेंच इलेक्शन कमीशन का साथ ना दे। इस तरह की बातें की जा रही थी और इलेक्शन कमीशन की मंशा के मुताबिक ये फैसले जो है वो नवाज शरीफ की पार्टी और जो पीपल्स पार्टी है या बाकी वो जमातें जो इस मैंडेट को होल्ड करना चाहती हैं, और वो ये चाहती हैं कि जो सीटें उन्होंने फॉर्म 47 जाली फॉर्म 47 के जरिए जीती हैं वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना मिले, तो ये फैसला उस तरफ चला जाएगा। ये पहले दिन से परसेप्शन बना दी गई या बन गई। अब इसके ऊपर जो है वो काजी फ़ाइद ईसा साहब की शमूलियत के ऊपर तहरीक इंसाफ के वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने एतराज़ कर दिया। काजी साहब ने उसको मुस्तरद कर दिया। काजी साहब कहते हैं जी कि आपके खिलाफ क्यों ना मामला जो है पाकिस्तान बार काउंसिल को भिजवा दें। क्या हम अपनी बेइज्जती करवाने के लिए यहाँ बैठे? बस अब बहुत हो गया। हमें मालूम है आपकी एक सियासी जमात से वाबस्तगी है, तो मुसलसल और सारी दुनिया को मालूम है कि एक सियासी जमात से कुछ लोगों को एलर्जिक भी है और प्रॉब्लम भी है। तो मुसलसल अदलिया की तस्दीक की इजाज़त नहीं देंगे। अदलिया की तस्दीक का सिलसिला बंद करें। और फिर काजी फ़ाइद ईसा साहब ने कहा कि अब चीफ जस्टिस बेंच नहीं बनाते, बल्कि बेंच बनाने का इख्तियार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को है। इसमें 3 जजेस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइद ईसा साहब हैं और जस्टिस मंसूर दी शाह साहब हैं। तो लाजमन उन दोनों जजेस में से एक जज ने तो काजी फ़ाइद ईसा साहब का साथ दिया है जब भी जो है वो इस किस्म का एक ट्रिब्यूनल बना है जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि उनके हक में फैसला आएगा। बहरहाल काजी साहब ने यह एतराज़ मुस्तरद कर दिया कि जी मैं इस बेंच के अंदर शामिल रहूंगा। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ हकायक जारी किए हैं।
जो हकायक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किए हैं कि काजी फायद ईसा साहब को क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड केसेस के अंदर उस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए या उसकी सरबराही नहीं करनी चाहिए। 7-8 नुकात हैं जो उन्होंने दिए हैं, वो नुकात मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन पहले आप एक और बात देख लीजिए कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिए गए थे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल मामलात को आगे बढ़ा रहे थे, मरियम नवाज से, हमजा शहबाज से, अलीम खान से, ओन चौधरी से, उन सबसे जो है वो अता तारड़ से, सबसे मांगे हुए थे फॉर्म 45। अब बजाय कि ये सारे लोग फॉर्म 45 लेकर आते, अदालत ने यह फैसला ही मुअत्तल कर दिया। यह फैसला मुअत्तल होने के बाद जो लाहौर के अंदर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम कर रहे थे पंजाब के लिए, उनका भी काम रुक गया और सिंध के अंदर वैसे ही काम रोक दिया गया। तो अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम नहीं करेंगे। काजी फायद ईसा साहब ने इस मामले को भी अपने पास रख लिया है, यानी PMLN जो है वो ये चाहती है कि जो सीटें उनके पास जाली फॉर्म 47 के मुताबिक उनके पास हैं वो उनके पास रहें। अब ये मामला काजी फायद ईसा साहब की अदालत में है और काजी फायद ईसा साहब की अदालत के बारे में ये बात बहुत लोग कहते हैं और बहुत खुलकर कहते हैं कि ये अदालत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी अदालत नहीं है, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं मिलता। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पे तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि काजी फायद ईसा साहब को मुकदमा सुनने नहीं चाहिए, और यह कहा है कि मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जस्टिस काजी फायद ईसा को इमरान खान तहरीक इंसाफ के केसेस सुनने से रोकने का फैसला पहले ही दिया हुआ है, जिस पर कभी कोई अपील नहीं हुई। नंबर 1 चीज़ यह है। नंबर 2, रावलपिंडी के कमिश्नर ने अपने बयान में, चट्टा साहब ने आपको याद होगा, अपने बयान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को धांधली का जिम्मेदार करार दिया था। इस मामले पर अब तक कोई तहकीकात नहीं हुई और मुबैना तौर पर कमिश्नर रावलपिंडी इस वाक़े के बाद से मंजर-ए-आम से लापता हैं और मीडिया खबरों के मुताबिक उन्हें और उनकी फैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। लिहाजा ये भी काजी फायद ईसा साहब के मामले में एक हसास चीज़ है कि उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिस बेंच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक केसेस सुने जा रहे हों। तीसरा, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा हर केस में इलेक्शन कमीशन के इकदामात को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। डॉन अखबार ने इवन लिखा कि रेस्क्यू किया जाता है इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की जानिब से। तो ऐसे केस में जो इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के दरमियान है, वहां तो बिल्कुल ही काजी फायद ईसा साहब को नहीं आना चाहिए। परसेप्शन एक बहुत बुरी बनी हुई है। चौथा, जस्टिस काजी फायद ईसा ने लाहौर हाई कोर्ट के ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लेने के खिलाफ और मुतल्लिका फरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुने या नोटिस किए बगैर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करके 1985 के मार्शल लॉ के बाद पहली बार ब्यूरोक्रेसी से आरओज लेने का फैसला दिया। मार्शल लॉ के दौर में पहले आरओज लिए गए थे ब्यूरोक्रेसी से, बदतरीन इलेक्शन हुए थे, और अब काजी फायद ईसा साहब ने आरओज ब्यूरोक्रेसी से लगाने का फैसला दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुना ही नहीं, और फिर जो आरओज ने किया वो आपने देखा। लिहाजा यहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ धांधली का रास्ता खुला था, तो काजी फायद ईसा साहब को नहीं सुनना चाहिए तहरीक इंसाफ से रिलेटेड केस। काजी फायद ईसा साहब ने तहरीक इंसाफ के उन उम्मीदवारान को जो रिटर्निंग अफसरान और हाई कोर्ट से गैर कानूनी तौर पर नाअहल करार दिए गए थे, सिर्फ इस वजह से इलेक्शन लड़ने से रोक दिया कि बैलेट पेपर्स की दोबारा प्रिंटिंग करवानी पड़ेगी। हालांकि बाकी सारे बेंचेस ने उम्मीदवारों के इन बुनियादी आईनी हुकूक का ख्याल रखते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी और बैलेट पेपर्स दोबारा प्रिंट हुए। छठा नुकता यह बताया गया कि जस्टिस काजी फायद ईसा ने इंतखाबी निशानात अलॉट होने की आखिरी दिन पेशावर हाई कोर्ट के तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान लेने के फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए बल्ला छीन लिया। वो बल्ला छीनने वाला जो मामला है उसको उठाया जाता है कि यहां पे तहरीक इंसाफ को एक तारीखी नौयत का नुकसान हुआ और उसकी जिस तरह तशरीह की गई बाद में फैसले की पूरा का पूरा इलेक्शन ही मुतनाज़ हो गया। तो लिहाजा काजी फायद ईसा साहब ने बहुत डेंट डाला तहरीक इंसाफ को, इसलिए उन्हें बाहर रहना चाहिए। सातवां ये कह रहे हैं कि बतौर चीफ जस्टिस बारहा बेंच में बैठकर गलत बयानी काजी फायद ईसा साहब ने की कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, जबकि हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ ने 2022 और 2023 में और 2024 में 3 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं। अब चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि नहीं करवाए, तो ये भी वो कह रहे हैं कि एक बार बार ऐसा फील आता है कि काजी साहब तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। फिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मुकदमा ले लें, या जो अभी 8 फरवरी की जो धांधली का मामला है उस केस को अभी तक नहीं इसके साथ सुना जा रहा। अगर आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें तो आपको समझ आएगी कि काजी फायद ईसा साहब के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराज़ात हैं वो ऐसे नहीं है कि आप उनको ऐसे ही रद्दी की टोकरी में फेंक दें। इनके ऊपर गौर होना चाहिए और पाकिस्तान पूरा का पूरा जानता है कि मामला क्या है और किस तरफ को जा रहा है। बहरहाल
अब ये मुअत्तल कर दिया गया है फैसला लाहौर हाई कोर्ट का और ट्रिब्यूनल से काम बंद कर दिया है। लेकिन इस बीच में एक खबर और आई है और वो खबर बहुत बड़ी है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सेनेट से मंजूर कर दिया गया। याद रखिएगा कि इस हुकूमत ने दूसरी मरतबा ये तरमीम की है इस बिल के अंदर। और वो क्यों की है? एक दफ़ा तो जैसे ही ये इलेक्शन होने जा रहा था उससे कुछ अर्सा कबल तरमीम की थी और अब इलेक्शन के बाद दोबारा कर रहे हैं। यानी बार बार तरमीम करने की वजह क्या पेश आ रही है? वजह यह है कि ये सीटें छिन जाएंगी, ये सीटें हाथ से निकल जाएंगी और अगर ये सीटें हाथ से निकल गई तो पीएमएलएन की हुकूमत गिर जाएगी। अगर इनकी हुकूमत गिर गई तो फिर ये दोबारा हुकूमत में नहीं आ पाएंगे क्योंकि इनकी हालत बहुत पतली है। जिस तरह अजीबो गरीब तरीके से गंद मार के पीएमएलएन ने इस इलेक्शन को जीता है, अगली दफ़ा कोई पीएमएलएन का टिकट भी नहीं लेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे उम्मीदवार पीएमएलएन का टिकट भी नहीं लेंगे, वो आज़ाद इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे। जिस किस्म की फस्तायत, जबर, दो नंबरी, धौंस, धांधली और इसके अलावा जो नालायकी इन्होंने की है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी का कबाड़ा किया है इन्होंने, कोई भी यानी जो गरीब आदमी की जेब पे इन्होंने डाका डाला है टैक्सेस की सूरत में, जो तनख्वाहदार तबके को पीस के रख दिया है, यानी वो सहाफ़ी जो कल तक पीएमएलएन के लिए, नवाज शरीफ के लिए ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते थे। हर वक्त ये कहते थे कि नवाज शरीफ ऐसे है, नवाज शरीफ आएगा तो ये कर देगा, शहबाज शरीफ दुनिया का सबसे तेज़ तरीन काम करने वाला आदमी है। वो बेचारे कह रहे हैं और अपीलें कर रहे हैं कि फॉर गॉड सेक आइंदा नून लीग को वोट मत देना। अच्छा, एक सहाफ़ी है, उनके बारे में मुझे इतला है, मैं नाम नहीं लेता उनका, और वो इतला ये है कि उन्हें ये उम्मीद थी कि उन्हें अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर लगाया जाएगा और वो इस बात के बड़े ख्वाहिशमंद थे कि अमेरिका में या किसी बड़े मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पे अमेरिका के बारे में उनकी एक ख्वाहिश थी कि उनको वहाँ पे पाकिस्तान का सफ़ीर लगाया जाएगा। लेकिन उन्हें पाकिस्तान का सफ़ीर नहीं लगाया गया पहले वाले सफ़ीर को हटाने के बाद। तो उसके बाद से वो कुछ गुस्से में हैं और लोगों से अजीब किस्म की अपीलें पीएमएलएन के खिलाफ कर रहे हैं। तो नाज़रीन, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस बिल को पेश किया और इसकी शिकवार मंजूरी दे दी गई। अपोजिशन ने कहा ये काला कानून है, ये हमें नामंजूर है और JUIF ने भी इस बिल की मुखालफत की और ऐवान से बाइकॉट कर दिया। अली ज़फ़र ने कहा कि यह बिल आइन के खिलाफ है और गैर मुंतखब लोगों को ताकत में रखने के लिए यह बिल लाया गया है। इस साजिश को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। अब यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, आप देखिएगा इस बेंच में भी मुझे उम्मीद है कि कादी फ़ायद ईसा साहब के बैठने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा नाज़रीन, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं। हसनात मलिक साहब हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ये कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं अदालत के उमूर से मुताल्लिक। उन्होंने कुछ चीज़ें उठाई आज के केस में जो कादी फ़ायद ईसा साहब ने किया। जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने इलेक्शन कमीशन से एक बार भी नहीं पूछा कि आपको जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस आसिफ हफीज, जस्टिस राहील कामरान शेख और जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ पर आखिर ऐसा क्या एतराज़ है कि आप उनको बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं लगाना चाहते। ये वो जजेस हैं जो ट्रिब्यूनल के तौर पे लाहौर में काम कर रहे हैं पंजाब के मामलात में। तो इलेक्शन कमीशन को इनसे प्रॉब्लम क्या है? ये तो पूछा ही नहीं कादी फ़ायद ईसा साहब ने और अपने जजेस के हक में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला उन्होंने और अपने जजेस को इलेक्शन कमीशन के हाथों रुसवा करवा रहे हैं, ये हसनात मलिक साहब ने फरमाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जस्टिस कादी फ़ायद ईसा पूरी दुनिया के साथ खड़े हैं, अगर नहीं खड़े तो अपने जजेस के साथ नहीं खड़े। कादी फ़ायद ईसा अपने जजेस को रुसवा करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इलेक्शन कमीशन के एक सीनियर ऑफिशियल से पूछा कि आपको जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, वो जो जजेस हैं जितने भी लाहौर हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल के, उनसे क्या मसला है? तो उस इलेक्शन कमीशन के सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि सिर्फ एक मसला है और वो ये है कि ये आज़ाद जजेस हैं। ये हसनात मलिक साहब ने कहा। अब सारा मामला जो है और सारी नज़रें जस्टिस आलिया नीलम पर हैं, जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, कि वो अपने हाई कोर्ट के जजेस के साथ खड़ी होती हैं या नहीं होती। ये हसनात मलिक साहब ने एक नुक्ता उठाया है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस अकील अब्बासी साहब, इनका आपने ज़्यादा नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इनकी शख्सियत के बारे में आज बहुत ज़्यादा लोगों ने तारीफ़ की और उन्होंने ये कहा कि आज अगर कादी फ़ायज़ बेंच का सरबराह ना होते तो फैसला बिल्कुल मुख्तलिफ होता। ये हसनात मलिक साहब रिपोर्ट कर रहे हैं। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुअत्तल ना होते, जो मुअत्तल कर दिए गए हैं। एक मौका पर जस्टिस अकील अब्बासी ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि अगर मैं चीफ जस्टिस होता और आप अपनी मर्जी का पैनल मांगते तो फिर आप देखते कि आपके साथ क्या होता। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के हवाले से भी रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने भी एक ऐसी बात की कि अगर मैं वहां मौजूद होता उनकी जगह, चीफ जस्टिस की जगह, और आप मुझे ऐसे बार बार लेटर लिखते तो फिर आप देखते। और इन चीज़ों को ये भी रिपोर्ट किया गया कि कादी फ़ायद ईसा साहब ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।